जैसे कि हम इस वीडियो में समझेंगे सिग्नल टू नॉइज़ को। सिग्नल टू नॉइज़ होता क्या है? सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो, इसे एसएन रेशियो भी कहा जाता है। इन लेमैन टर्म में अगर हम इसे समझे तो हाउ क्लियर ए सिग्नल इज रिलेटिव टू हाउ नॉइज देन रैंडमली फ्लैक्चुएशन। मीन्स अगर फ्लैक्चुएशन होता है तो सिग्नल और जो नॉइज़ है, इन नॉइज़ और सिग्नल के जो बीच का जो रेशियो है उसमें क्या चेंजेस होता है, वो चेंजेस हमेशा एक जैसा बना रहे, इसलिए हम इसे सिग्नल टू नॉइज़ को चेक करते हैं। अब बात आती है कि सिग्नल और नॉइज़ का क्या रोल होता है। हम अगर सिग्नल को समझें तो ये क्रोमेटोग्राम है, और इस क्रोमेटोग्राम में ये जो पीक बनी हुई है, इस पीक में जो यहाँ पे बेस लाइन के पास है, बेस लाइन के पास ये कुछ ऐसे पीक्स हैं, छोटी छोटी पीक, जो क्या है कि एक बेस लाइन को फ्लैक्चुएशन करता है। और बेस लाइन फ्लैक्चुएशन होगा, इसका मतलब ये इसकी क्या है, नॉइज है। और इसका जो सिग्नल है, ये जो सिग्नल है इसका, ये मेन आपकी एनालिटिकल पीक है। आपको और अच्छी तरह से समझ आता हूँ। सिग्नल किसे कहते हैं? सिग्नल कहते हैं जो पीक है, ये जो पीक है। और नॉइज किसे कहते हैं? ये जो बेस लाइन है, ये जो बेस लाइन है, इस बेस लाइन तो स्ट्रेट होती नहीं है, क्योंकि बेस लाइन में कहीं ना कहीं कुछ तो फ्लैक्चुएशन आता है। और ये जो फ्लैक्चुएशन आता है, इस फ्लैक्चुएशन की वजह से हम जो बेस लाइन होता है, वो बेस लाइन अप डाउन मूवमेंट करता है, यहाँ से अप डाउन मूवमेंट करता है। यानी जो पीक जो आपका नॉइज रहेगा, आप ऐसा ऐसे आई ऐसे, तो ये जो फ्लैक्चुएशन कर रहा है, इस फ्लैक्चुएशन को नॉइज कहा जाता है। और जो हमारी मेन एनालिटिकल पीक है, जिसमें हमें इम्प्यूटी देखनी है या फिर ऐसे देखने होता है, उस केस में जो हमारा मेन कंटेंट है, उस मेन कंटेंट को हम सिग्नल कहा जाता है। उस मेन कंटेंट को हम सिग्नल कहते हैं। अब बात करते हैं कि सिग्नल टू नॉइज का फॉर्मूला क्या है। अगर मैं बात करूं एज पर 621 जो हमारा चैप्टर है क्रोमेटोग्राफी का, उसके उससे मैंने ये फॉर्मूला लिया है। तो उसमें ये फॉर्मूला क्या दिया है? सिग्नल टू नॉइज रेशियो इज इक्वल टू 2h/h। आपको मैं यहाँ पे सिग्नल टू नॉइज का जो ये चैप्टर है, इसका मैं ये फॉर्मूला यहाँ से देखने को मिलेगा आपको। और ये जो चैप्टर है, ये 621 नंबर का चैप्टर है। तो जब हम इतना समझ गए कि भाई सिग्नल टू नॉइज 2h/h है, बट अब ये बात आती है कि ये 2h क्या है, 2h क्या है और ये h क्या है। तो मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे ये एक हमारे क्रोमेटोग्राम पे एक पीक आई है, ये हमारी एक पीक आई है, और इसके बाद ये हमारी बेस लाइन है, ये बेस लाइन है। तो ये यहां से लेके, अगर हम इसे यहां से समझें, तो यहां से लेके और यहां तक इसको देखें, तो इसकी जो हाइट है, इसे कहा जाता है h। इसे क्या कहा जाता है? h कहा जाता है। और अगर हम इस पीक की मैक्सिमम फ्लैक्चुएशन और लोअर फ्लैक्चुएशन, दोनों चीजें आएगी। एक तो ये मैक्सिमम आएगी कि ये पीक हमारी कहां तक उठ रही है, और ये फ्लैक्चुएशन आएगा ये लोअर का। तो इन के बीच की जो डिस्टेंस है, इसे कहा जाता है h। तो ये इसका फॉर्मूला है। और हम सिग्नल टू नॉइज का क्या क्या वैल्यू होते हैं, अब समझते हैं कि सिग्नल टू नॉइज का इंपॉर्टेंस क्यों है। इंपॉर्टेंस को समझने के लिए मैं एक बार इसे क्लियर कर देता हूं। बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस की। जब आपने कभी देखा होगा कि जो सिग्नल टू नॉइज होता है, वो अधिकतर या मैक्सिमम जो होता है इम्प्यूटी के केस में देखा जाता है। तो इसके लिए क्या है कि ये आपका बेसलाइन है, बेसलाइन के अकॉर्डिंग आपकी ये पीक आ रही है, और पीक आने के बाद आपकी यहाँ पे एक इम्प्यूटी है, और इम्प्यूटी के बाद फिर आपका बेसलाइन ऐसा आया, फिर उसके बाद आपके यहाँ पे मेन एनालिटिकल पीक आती है, और उसके बाद फिर आपके ऐसे बेसलाइन आएगा। अब इस केस में क्या होगा कि अगर जो इम्प्यूटी होती है, इम्प्यूटी का जो रिस्पॉन्स होता है, वो हमेशा रिस्पॉन्स बहुत ही कम होता है।
अगर इस रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग, इस पीक के अकॉर्डिंग इसकी जो नॉइज है, ये नॉइज अगर इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी, ऐसे बढ़ जाएगी नॉइज, तो क्या हम इस पीक को आइडेंटिफाई कर पाएंगे? सवाल ये उठता है। जब हम इस पीक को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, और इसका क्वांटिफिकेशन नहीं कर पाएंगे, तो इस केस से क्या है कि जो हमारा इम्प्यूटी है, उस इम्प्यूटी को हम सही ढंग से क्या नहीं कर पाएंगे, उसे डिटेक्ट के साथ साथ हम उसे कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे 2-3 पीक हैं जो आएगी आपकी, ये यहाँ पे पीक को, जो आपका मेन एनालिटिकल पीक है, यानी मेन एनालिटिकल के बाद जो इम्प्यूटी की पीक है, उस इम्प्यूटी की पीक को सेपरेशन नहीं करेगा, इस पीक को सेपरेशन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो क्रोमेटोग्राम है, क्रोमेटोग्राम को ये दिखेगा कि जो मेरी नॉइज है, नॉइज के अकॉर्डिंग ही हमारी ये सब पीक है इसके इक्वलेंट आ रही है। तो इस केस में क्या होता है कि जब हम प्रोसेसिंग करते हैं, तो प्रोसेसिंग के टाइम पे हमें यह दिखता है कि जो हम पीक एक्चुअल में पकड़ना चाह रहे हैं, वो पीक नहीं पकड़ी जाती है, और पीक पकड़ने के बाद हमें एक्चुअल कंटेंट भी नहीं मिल पाएगा। अब यहाँ पे ये नॉइज, इतनी नॉइज है, और यहीं पे हमारी अगर ये पीक आ रही है, ऐसे करके ये पीक भी ऐसे आ रही है, और फिर हमारी ये फिर ये नॉइज ऐसी आ रही है, तो हम कैसे इस पीक को पकड़ेंगे? इस पीक से ज्यादा हम इस पीक को पकड़ेंगे, और इस पीक का एरिया ज्यादा आएगा। तो क्या होगा इससे, हमें ये बताइए, जो मेन हमें पीक ऑब्जर्व करनी थी, जो हमें मेन पीक देखनी थी, उस मेन पीक का एरिया हमें कंटेंट नहीं मिल पाएगा, हमें सिर्फ और सिर्फ उसके साथ के जो नॉइज है उसका एरिया मिल पाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमें एलओडी लिमिट दी जाती है, यानी मतलब डिसरिगार्ड जो लिमिट कहते हैं आरएस के केस में, डिसरिगार्ड लिमिट इसीलिए दी जाती है कि अगर सपोज मेरा जो 0.05% जो हमारा डिसरिगार्ड लिमिट रहेगा, उस डिसरिगार्ड लिमिट से नीचे पीक नहीं पकड़नी है। बट हमारी जब नॉइजें ज़्यादा आ जाएगी, उसके बाद जो 0.05 से ज़्यादा अगर हमारी नॉइजें आ जाएगी, तो हम नॉइज को भी पीक पकड़ लेंगे, जिस वजह से क्या हो जाएगा कि वो जो पीक है हमारी, वो पीक हमें इम्प्यूटी में देनी पड़ेगी। तो यही रीज़न होता है कि जो सिग्नल टू नॉइज, यानी जो एसएम रेशियो निकाला जाता है और क्यों देखा जाता है, यही इसका मेन पर्पज था। ओके फ्रेंड, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू।